अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स जो कि मैं जानता हूँ बीइंग फिज़िक्स स्टूडेंट्स, ये एक टफ तरीन सब्जेक्ट है। इसलिए मैं यहाँ पे स्पेशली सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करूँगा और अपनी बेस्ट को ट्राई करूँगा कि आप तक कन्वे कर सकूँ। ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैं ज़बानी कलामी विदाउट राइटिंग समथिंग आप तक कन्वे कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं अब जहाँ पे राइटिंग की ज़रूरत होगी तो मैं अपने जो बेस्ट रिसोर्सेज है बेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू आप तक इंशाल्लाह कन्वे करूँगा। लेकिन आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसलिए मैं ये आप तक एक आप अगर फॉलो अप करते रहें तो इंशाल्लाह जो बात थ्योरेटिकल होगी सारी आप समझ पाएंगे। जो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स जैसे फिजिस्ट करता है, पहले वो क्वेश्चन पूछता है और फिर आंसर करता है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पूछेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो क्वांटम मैकेनिक्स से पहले क्या था और इसके साथ क्या मसाइल थे। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि क्वांटम मैकेनिक्स तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट ने जो तरद्दुत की है, ज़ाहिर बात है ये एक साइंटिस्ट का काम नहीं है कि एक सब्जेक्ट को डेवलप करना, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ कंट्रीब्यूट किया होगा। वो कौन कौन से कंट्रीब्यूशंस हैं तो वो ज़रा आज हम इस पर एक शार्ट जो है क्लिप्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स इज द थ्योरी दैट डील विद द डायनामिक्स ऑफ ए मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल्स। ये इसकी सिंपल एंड कॉन्साइज डिफिनेशन है कि अगर आप किसी को बताना चाहें तो ये कि ये एक थ्योरीज है जो कि डील्स करती है एट जो मैटर्स की डायनामिक्स को एट माइक्रोस्कोपिक लेवल्स। अब इससे पहले नेक्स्ट इसमें यह है कि कौन कौन सी मतलब हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत देखें, सबसे पहले जो फिज़िक्स थी हमारे पास क्लासिकल फ़िज़िक्स, जो कि आई थिंक 16 से 1900 तक जो पहले की जो फिज़िक्स थी वो हमारे पास क्लासिकल फ़िज़िक्स काउंट की जाती थी। कि जब वो फिज़िक्स क्लासिकल जो फिज़िक्स है वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रही थी हमारी जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है, जैसे प्लैनेट्स की बात करें अगर हम डेली लाइफ की जो हमारे पास डेली फिनोमेना हैं, एक बड़ी जो बिग ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन के अंदर उनको बड़ी अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट भी करती है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ ऐसे फिनोमेना है जहाँ पे जाके ये फेल हो जाता है, और वो कौन से फिनोमेना है इसको भी हम डिस्कस करते हैं, उनको हम मेंशन करते हैं, फिर हम डिटेल के साथ उनको डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो मॉडर्न फिज़िक्स की एक बेस है जी। तो वाई वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि द फेलर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स वाज द मेन रीज़न कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पेश आई। अच्छा जी, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था? क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को डील करता है, लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स को डील करता है। क्लासिकल जो फिज़िक्स है उसमें हमारे पास मैकेनिक्स आ जाती है, उसमें हमारे पास थर्मोडायनामिक्स आ जाती है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, एंड एक और सब्जेक्ट है ऑप्टिक्स की कंबाइन फार्म, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स की। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हम क्लासिकल फिज़िक्स में काउंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से डोमेन हैं जहाँ पे हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स फेल हो जाते हैं। अगर हम सिंपली कहें तो पहली बात यह है कि जो रिलेटिविस्टिक डोमेन है, जब जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी तो वहाँ पे हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स काम नहीं करती। इसके बाद जब हमारे पास माइक्रोस्कोपिक डोमेन होगी, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की बात होगी, तो उस वक्त क्लासिकल फिज़िक्स वर्क नहीं करेगी। हाँ जी, वो कौन कौन से फिनोमेना है जहाँ पे क्लासिकल फिज़िक्स फेल हो जाती है? एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक है हमारे पास
आई थिंक एटॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। और एक लास्ट जो हमारे पास है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी को अब हम देखते हैं कि ये कैसे क्या होती है, इनको थोड़ा डिफाइन भी करेंगे, लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन होगी, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम एक 1 बाय 1 इस पे वीडियोस बनाएंगे और इंशाल्लाह आप को बहुत अच्छी समझ भी आएगी। हाँ जी, तो कौन सा जो एरा है, जो मुख्तलिफ स्टेजेस थे इसके, वो कौन कौन से थे? सबसे पहले अगर आप 1600 की बात करें, 16 से 18 1900 से पहले की जो साइंटिस्ट है उनके पेजर में, पहले हमारे पास गैलीलियो था, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर था। उसने प्लैनेटरी सिस्टम पे काम किया, उसने टेलीस्कोप बनाए, ठीक है। और मतलब जो ऑप्टिक्स का काम था वो उसने तकरीबन सारा, क्योंकि टेलीस्कोप क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, जो दूर के प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट उनको देखना था, ठीक है, वक्त की ज़रूरत थी। इसके बाद एक साइंटिस्ट कोपरनिकस, एक केपलर, जिसने प्लैनेटरी लॉ बनाए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो इंसान है वो एक सिंपलेस्ट चीज़ को देखता है, जो जिसको हम विजुअली देख सकें, पहले उन पे वो सोचता रहा, ठीक है, कि हमारा जो सन है ये क्या है, कैसे रिवॉल्व करता है, क्या सेंस है इनके पीछे ना। तो इनके लिए उन्होंने ऑप्टिक्स भी ज़्यादा फोकस किया। उनके लिए उसने जो जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या है, मैसिव ऑब्जेक्ट के लिए है ग्रेविटी। और इसके बाद ये जो साइंटिस्ट थे, ये तकरीबन 16 से जो 1700 तक की जो साइंटिस्ट थे, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है बाकी जो मतलब जो 1700 से 1800 वाले हैं, उनमें जो हमारी फ़िज़िक्स में नुमाया रोल प्ले किया है वो कौन कौन से हैं? उसमें एक है मैक्सवेल। मैक्सवेल से पहले आई थिंक जो 1825 में एक था कूलम्ब, जिसने चार्ज को रेस्ट पे स्टडी किया। इसके बाद गाजेस आए, जो उसने सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स की चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मुख्तलिफ फार्म है वो डेवलपमेंट की है। इसके बाद हमारे पास आए हैं एम्पियर, जिसने चार्ज को मोशन में स्टडी किया, उसके बारे में ला दिए। इसके बाद हमारे पास मैक्सवेल, एम्पियर के बाद एक फेराडे आया है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसके बाद जो है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हमारे पास एक लेंस साइंटिस्ट आया, लेंस लॉ, जो आपने शायद सुना होगा, लेंस लॉ। और ये जो जिसने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, इसके बाद आया जो मैक्सवेल था, जिसने हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज आई। और इसको 1887 में इसको यानी इसकी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो है हमारे पास लॉजिक्स, जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया था वो हर्ट्स था। और हर्ट्स ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, जो कि क्या था कि जब जो जैसे अब रेडियो स्टेशन से हमारे पास सिग्नल पहुंचते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है, और जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और इस तरीके से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के जो लाइट है वो प्रोपगेट करती है दोनों के परपेंडिकुलर। ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज की कुछ तरीके से कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रिस जो हमारे पास मैक्सवेल था, उसने स्पीड ऑफ लाइट, ये जो वैसे मैक्सवेल की 20 इक्वेशन है, तो 20 इक्वेशन में इसके 4 इक्वेशन, जो कि बड़ी हैरत की बात है कि फिजिक्स स्टूडेंट को वो भी याद नहीं होती, ठीक है। वो 20 इक्वेशन के होने के बावजूद 4 इक्वेशन इतनी कॉमन क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइन की वजह से, क्योंकि आइंस्टाइन ने उसको यूज़ किया है आगे जाके, जो उसने स्पीड ऑफ लाइट जैसे कांस्टेंट की बात की, कांस्टेंसी को प्रूव किया था। तो अब बात यह है कि जब मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन दी, ठीक है, इसने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए थे जिसने इस स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड किया, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करने के बाद इसके बाद ये एक साइंटिस्ट आया प्लैंक्स, 1900 की बात है। तो इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक जो आइडियलाइज्ड मॉडल है जिससे मैंने बात की, वो मॉडल बना रहा था। उसने कहा कि जो लाइट, जो ब्लैक बॉडीज़ है वो कंटिन्यूसली लाइट ऑब्जर्व करती है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये इमिट करती है वी रेडिएशन। तो उसने कहा ये जो रेडिएशन इसके ऊपर फॉल होती है, ये
कंटिन्यूस नहीं है बल्कि डिस्क्रीट एक बिट्स की फॉर्म में, यानी जिस तरह डाटेड, और हर बिट्स की एनर्जी जो है कांस्टेंट है। ये इस तरह डिस्क्रीट मैनर में यानी ट्रांसमिट होती है और डिस्क्रीट मैनर में इमिट होती है। तो उसने इस तरह की बात की है। और इसको उसने कहा कि प्लैंक्स हाइपोथेसिस या प्लैंक्स थ्योरीज और के एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और इसको प्रोपोर्शनल साइन को उसने रिमूव किया एक कांस्टेंट से, प्लैंक जो उसने एक्सपेरिमेंटली फाइंड भी किया है। अच्छा जी, अब 1900 के बाद आइंस्टाइन आया तो उसने प्लैंक्स थ्योरी की जो फुटिंग है उस पर खड़े होकर बात की कि इसने तो रेडिएशन को क्वांटाइज कहा, तो मैं क्यों जो लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा था। जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसने कहा कि जब लाइट फॉल होती है तो हर फ्रीक्वेंसीज पे अगर ये कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, तो हर फ्रीक्वेंसी पे तो ज़ाहिर बात है आउटर सर्किट में जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए करंट के तौर पर, लेकिन क्यों नहीं करते हर फ्रीक्वेंसी पे। तो उसने कहा कि जो लाइट है ना, इसको अगर हम बर्स्ट ऑफ एनर्जी, जैसे प्लैंक्स ने कहा, तो ये इसको मैं बर्स्ट ऑफ एनर्जी कहूँ, और ये इसके साथ ही के क्वांटाइज जो क्या नाम है हट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, और इस तरीके से मतलब इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल है। तो जनाब इस तरीके से इसने जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया, जो इसकी थ्योरीज थी और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए थे, जैसे हर्ट ने किए। तो बड़ा अच्छा इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे वन बाय वन, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। बहरहाल आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस तरीके से एक्सप्लेन किया 1905 में। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बेसिकली, ये तो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो लाइट आती है वो जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के सरफेस पे वो पार्टिकल हैं, तो यानी जो रेडिएशन इंटरेक्शन है विद मैटर, ठीक है। 1905 में उसने ये बात की। अब 1905 के बाद अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, उसने एटॉमिक मॉडल पेश किया 1910 में कि उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, एक एक्सपेरिमेंट उसके लिए किया कि न्यूक्लियस सेंटर पे उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो कुछ एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहा है तो इट मीन्स कि वो उसकी एनर्जी कम होकर न्यूक्लियस में फॉल करेगा, और इस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी डिस्ट्राई, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में फॉल करके तो एटम स्टेबल ही नहीं रहेगा। इस तरीके से उसने कुछ बात की, जो कि अब जो है 1910 में, 1910 के बाद 1913 में, नहीं 1911 में, हाँ जी, एक और साइंटिस्ट आया बोहर, जिसने जिसने रदरफोर्ड मॉडल को भी यूज़ किया, जिसने प्लैंक्स हाइपोथेसिस को यूज़ किया, और साथ साथ उसने जो हमारे पास जैसे को हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं, उसने आइंस्टाइन थ्योरी को भी यूज़ किया। उसने एक मॉडल बनाया, वो मॉडल बोहर का जो बहुत मशहूर है, जो कि हाइड्रोजन एटम की, जिसमें आप लेमन वाल्मर पास्टन सीरीज़ को इसकी रेडियस भी फाइंड करते हैं, और इस तरीके से जो अलाउड एनर्जीज ऑर्बिटल हैं, मतलब कि वो जिसके मुख्तलिफ एनर्जी लेवल फाइंड करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, वो उस मॉडल की बात हो रही है। ये 1911 में इसने दिया। अब ये जो बोहर का मॉडल था, ये क्या करता था, ये ठीक है एटॉमिक जो स्टेबिलिटी इसको एक्सप्लेन करता था। उसने कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में, ठीक है, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, लेकिन जब जंपिंग होगी एक ऑर्बिट तो एमिट भी होगी और अब्जॉर्ब भी होगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लिमिटेशन थे। इसने कुछ ब्लेंडर, यानी ब्लेंडर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लिमिटेशन थी, ठीक है। अब वो लिमिटेशन कौन कौन सी थी कि ये पहली बात तो ये कि मोनो इलेक्ट्रॉन, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर शेल में, उनको एक्सप्लेन करता है एटम को। ये इंटेंसिटी के बारे में हमें कुछ नहीं बताता, ये कौन से ऑर्बिट में जंप करेंगे कौन से में नहीं करेंगे ये नहीं बताता। इस तरीके से बहुत सारे फिनोमेना है जिसकी मैं बात करूँ, तकरीबन 9 से 10 बनते हैं, तो वो उनको एक्सप्लेन नहीं करता। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे कहते हैं कि कौन सी लाइन इमिश होगी, कौन सी लाइन में है अलाउड ट्रांजिशन है, इसको हम सिलेक्शन रूल कहते हैं एटॉमिक्स उसमें, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, कौन सी में ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सी, इसके बारे में वो कुछ नहीं बताता था। तो ये हमारे पास जो कुछ है ना। इसके बाद ये 1913 के बाद एक साइंटिस्ट आया कॉम्पटन 1923 में। उसने क्या किया, यूवी रेडिएशन फॉल करवाई जो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम थे, और उसने देखा कि जब हम रेडिएशन फॉल करते हैं तो
इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाता है और जो रेडिएशन ऑब्जर्व होती है उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। जिसने कहा कि जब यूवी रेडिएशन फॉल हुई तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व की और कुछ जो है जो बाकी इसके बाद बची वो एक और लॉन्गर वेवलेंथ मीन कम एनर्जी वाला फोटोन स्कैटर हो गया। तो उसने कहा कि ये रेडिएशन है, इसने इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है उसके साथ इंटरेक्ट किया, जैसे टू कोलाइडिंग बाल्स हैं मेरे फिजिकली वो कोलाइड कर रहे हैं ऐसे। यानी इसने कहा कि ये तो पार्टिकल की नेचर है कि कोलाइड करते हैं फिजिकली इंटरेक्शन के साथ, जैसे आप दो मॉलिक्यूल की, ठीक है, कि पार्टली इसने एनर्जी उसको दी है और पार्टली खुद इसके पास है। तो इसने पार्टिकल नेचर को यहाँ पे यानी एक ऐसा जो किया एक्सपेरिमेंट किया जिसका इलाज ये बंदी की तो पार्टिकल नेचर इंस्टेंट यानी जो अगर रेडिएशन है वो तो पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं। अच्छा जी 1923 में, इसके बाद 1924 में एक और साइंटिस्ट था डी ब्रागले। उसने कहा कि अगर ये जो रेडिएशन है अगर ये पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं तो उसने कहा कि रेडिएशन पार्टिकल की तरह, तो मैं क्यों ना कहूँ कि पार्टिकल बिहेव एज ए वेव। और उसने क्यों कही, क्योंकि उसके पास उस वक़्त 3 पॉइंट्स थे। वो कौन से पॉइंट्स थे? आइंस्टाइन, क्योंकि ये 1924 की बात हो रही है 1923 की, तो 1905 में तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी के पॉइंट्स थे वो तो क्लियर थे कि एनर्जीज एंड मैस मैटर एंड एनर्जी वो क्या है इंटरकन्वर्टेबल हैं। इसके बाद एक और ये थे कि मैटर एंड एनर्जी आर मैटर एंड जो हमारे पास रेडिएशन है ये क्या है बोथ टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं। और स्पेस जो एनर्जी एंड टाइम क्या है वो हमारे पास स्पेस सिमेट्रिक है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ पॉइंट्स थे जिसमें ये था कि ये दोनों एक ही फार्म है, यानी मैटर एंड रेडिएशन ये क्या है एक ही फार्म है। तो उसने कहा कि अगर एक ही फार्म है दोनों के तो रेडिएशन अगर बिहेव कर सकती है एज ए वेव तो न एज ए पार्टिकल, अगर रेडिएशन बिहेव करती है एज ए पार्टिकल तो पार्टिकल शुड बिहेव एज ए वेव, यानी एक ड्यूअल नेचर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था डिवीजन एंड जर्मर ने और एक होता है जीपी थॉम्सन जो कि दोनों ने इंडिपेंडेंट काम किया। दोनों की हमारे पास बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों को फिर नोबेल प्राइज़ उन्होंने शेयर किया। इसको हम मज़ीद भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कैसे उन्होंने एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया निकल क्रिस्टल पे, और वो पार्टिकल दे जाके इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑब्टेन किया, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन किया। तो उन्होंने कहा कि ये तो पार्टिकल हैं जनाब, और ये से हमें इंटरफेरेंस फ्रिंज इट मीन कि पार्टिकल आर बिहेविंग एज ए वेव, और यही थ्योरी तो डी ब्रागले ने दी थी। तो इस तरीके से डी ब्रागले को भी जो है यानी डिवीजन एंड जर्मर और जो साइंटिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और ये जो जीपी थॉम्सन था जो कि इंग्लैंड का था और जो डिवीजन एंड जर्मर थे ये यूनाइटेड स्टेट के थे, और इन दोनों को इंडिपेंडेंटली इन दोनों ने ये प्रूव किया। अच्छा, इसके बाद जो की बातें हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज की वीडियोस फिर एक लेंथी हो जाएगी। इसके बाद जो दो साइंटिस्ट आते हैं उसकी हम बात करेंगे, उन उसको हम साथ साथ बताते जाएंगे उन्होंने क्या काम किया। ये एक हिस्टोरिकल नोट है जो कि आप अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।